आइए, सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आज का, जैसा कि आपको पता ही है, साइजोफ्रेनिया में आज का व्याख्यान होगा, क्योंकि इसके भी पेशेंट आज तनाव भरी ज़िंदगी में, आपाधापी ज़िंदगी में आजकल मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत लोगों को हो रहे हैं। अतः ये छोटी छोटी व्याधियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, उनको शांत करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर राकेश शुक्ला जी ने डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो मधुमेह के रोगी, प्रमेह के रोगी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बलवान होते हैं और एक कमज़ोर होते हैं। तो बलवान रोगियों में संशोधन चिकित्सा और कमज़ोर रोगियों में संशमन चिकित्सा हम करते हैं। स्थूला प्रमेही बलवान है कहा कृशस्थैका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्यो संशोधनम नाहरति या प्रमेही तस्य क्रिया संसमने प्रयोज्याः मंथा कषायः यवचूर्णलेयाः प्रमेह शान्ते लघुस्य भक्ष्याः स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्याः कल्पोपदृष्टे मलशोधनाय ऊर्ध्वं तदादस्य मलेपनीते मेहेषु संतर्पण योचकारम। ये चिकित्सा सिद्धांत है। तो प्रारंभ में रोगी यदि अच्छा है, बलवान है तो उसमें संशोधन कराएं। वमन विरेचन दोनों कार्य कराना चाहिए। वमन विरेचन के बाद ही दोषों की शुद्धि हो सकती है। उसके बाद वस्ती के लिए एक वस्ती जो कि चरक की वस्ती है, ये प्रमेहग्न वस्ती बहुत ही उपयोगी है। इस पर हम लोगों ने एक MD थीसिस भी लिखाई गई है और अच्छे रिजल्ट्स इसके प्राप्त हुए हैं। आप भी नोट कर लें और इसका प्रयोग करें। इसमें जो द्रव्य हैं वो है पटोल पत्र, निम्ब छाल, चिरायता, रासना और सप्तपर्ण। पटोल पत्र, नील छाल, निम्ब छाल, चिरायता, रासना और सप्तपर्ण, इनको 20-20 ग्राम ले करके इनका काढ़ा 300 ml बना लीजिए और इस काढ़े में 50 ml पंचतिक्त घृत और 20 ग्राम सरसों का कल्क मिला करके विधिवत बस्ती 5 ग्राम सेंधो डाल दीजिए। विधिवत बना के बस्ती ये देवें। इसमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। प्रमेह में, कुष्ठ में ऐसे बहुत सारी व्याधियां हैं। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलास्य मानवाः अवश्यम स्थापनास्याति नानुवासस्य कथंचन। इन व्याधियों में आस्थापन तो दे सकते हैं, अनुवासन नहीं देना है। ते बस्ती आप कम से कम 20 बस्तियां लगाइए पेशेंट में, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे शुगर लेवल घट जाएगा। और अगर 1 साल का डायबिटीज़ है, 1 साल के अंतराल वाला डायबिटीज़ है, तो निश्चित रूप से आप उसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मामज्जक और गुड़माड़ घनबटी, मामज्जक गुड़माड़ घनबटी बहुत अच्छी दोनों टैबलेट हैं। ये घनबटी आती हैं इसकी बाज़ार में, तो 2-2 दिन में 2 बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा डायबेकॉन 2-2 गोली दिन में 2 बार। शास्त्रीय योग में बसंत कुसुमाकर रस 60 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। बसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं, तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी और अन्य योग जो आप देते हैं वो आप इनको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन निदानम परिवर्जनम, सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट ये बहुत ही कम मात्रा में, शुगर तो बिल्कुल नहीं लेना है। और जो कफवर्धक आहार हैं, फास्ट फूड वगैरह है, ये बिल्कुल सेवन ना कराएं। सिंपल खाना दे पेशेंट को। और योगाभ्यास पैदल ज़रूर चलाएं, कम से कम 2-3 किलोमीटर
प्रातःकाल घूम के आए और थोड़ा फास्ट गति से, इससे आधा इलाज तो चलने से ही हो जाता है। डॉक्टर मंजू वर्मा, इन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। आम वात, तो आम वात के रोगी में यदि प्रारंभिक 1 महीने के अंदर आपके पास आया हो तो उसको नवीन समझ करके ट्रीटमेंट करना चाहिए, और 1 माह के अंतराल में आया हो तो एंक्लोसिस वगैरह डेवलप हो जाती है तो जीर्ण आम वात समझना चाहिए। उस दृष्टि से चिकित्सा आपको करना है। पहले 7 दिन तक तो पंचकोल क्वाथ या पंचकोल चूर्ण, इसका सेवन कराएं 1 हफ्ते तक, चाहे वो नवीन हो चाहे क्रॉनिक हो। नवीन हो तो अभ्यंग, पत्रपिंड श्वेत आदि मत कराएं, रूक्ष श्वेत कराएं। रूक्ष श्वेत में बालू का श्वेत सबसे उपयोगी है, उसका प्रयोग आप करें। इसके बाद दीपन पाचन करने के बाद फिर विरेचन कराएं। विरेचन के लिए त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन के योग मैंने कई बार बताए हैं। उसमें एरंड मूल और डाल दीजिए। जैसे आपने लिया अमलतास लिया, निशोथ लिया, छोटी हरड़ लिया, उसमें एरंड मूल करीब 20 ग्राम डाल के और काढ़ा बनाएं और इसमें कैस्टर ऑयल करीब 40 ml डाल करके विरेचन करा दें। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। वस्ती प्रमुख चिकित्सा है इसकी। वस्ती कब कराएं? तो विरेचन के 9वें दिन, यानी 7 दिन संसर्जन क्रम, 8वें दिन नॉर्मल डाइट और 9वें दिन से आप वस्ती आप दे सकते हैं। तो वस्ती में 2 वस्तियाँ बड़ी फेमस हैं। एक तो पंचकोल क्षार वस्ती, पंचकोल क्षार वस्ती, इसका अनुसंधान हमने उज्जैन में किया था, बहुत ही उपयोगी वस्ती है। और एक बहुत प्रसिद्ध वस्ती है बंगशेन की, जिसको वैतरणी वस्ती कहते हैं। पहले आइए पंचकोल क्षार वस्ती समझ लें। तो पंचकोल क्षार, पंचकोल की औषधियाँ, और इसमें अम्लवेतस, पंचकोल की औषधियाँ लगभग 50 ग्राम ले लीजिए, अम्लवेतस 20 ग्राम डाल दीजिए और इसका काढ़ा आप बना लें लगभग 300 ml, और इसमें गोमूत्र 50 ml, सैंधवादी तैल 50 ml, यवक्षार 5 से 10 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती देवें। इसमें भी अनुवासन का बहुत कम लगाना है, आवश्यकता पड़े तो सैंधवादी तेल की अनुवासन आप लगा सकते हैं। कम से कम कालवस्ती कर्म जरूर देवें, 16 वस्तियों का प्रयोग जरूर करें। ये सब करने के साथ ही साथ संशमन औषधियाँ भी आपको, जब आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करते हैं तो संशमन औषधियाँ भी प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो है बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आमवातारी रस 250 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप दें। पंचकोल क्वाथ का निरंतर सेवन कराएं। पंचकोल क्वाथ का निरंतर सेवन कराएं, बड़ा उपयोगी डिकॉक्शन है, काढ़ा है। इसके अलावा सीनाथ गुगुलू 2 गोली दिन में 2 बार, और साथ ही साथ कैस्टर ऑयल का प्रयोग संशमनार्थ आप डेली 2 चम्मच, आप जो पंचकोल काढ़ा बनाते हो उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला दीजिए। दोनों टाइम इसका सेवन करें, खाली पेट में दोनों टाइम, तो ये निश्चित रूप से बड़ा लाभप्रद होता है। जब पेशेंट क्रॉनिक हो जाता है तो एंक्लोसिस टेढ़े मेढ़े हाथ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत आदि का प्रयोग करें। पत्रपिंड में एरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र और अर्क पत्र ये डाल करके 2 बोलस बनाएं, उससे सेक करें, फॉलोड बाई नाड़ी श्वेत। पत्रपिंड के बाद नाड़ी श्वेत भी पेशेंट में करें। तो ये पूर्णतः चिकित्सा लगातार 3-4 महीना 6 महीने, क्योंकि बहुत ही असाध्य व्याधियों में है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बार बार इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे लगातार 3-4 महीना 6 महीना तक लगातार प्रयोग करेंगे तो पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। बस सामान्यतः क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम, निदानों का परिवर्जन, खट्टी चीज़ें, अचार चटनी, अभिसंधि भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी। डॉक्टर विकास चौधरी, इन्होंने एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया
इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। तो ये जो है ल्यूकीमिया है, इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इसकी उत्पत्ति ब्लड तथा बोन मैरो से उत्पन्न होता है। बोन मैरो खास इसकी उत्पत्ति स्थल है, या यूँ कह सकते हैं ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है ये। बच्चों में इस प्रकार का कैंसर अधिक पाया जाता है। सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम मिलता है वो इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो है वो उनमें सूजन आ जाती है, फीवर बना रहता है, भूख कम लगना चालू हो जाती है, और एक और विशेष लक्षण मिलता है, रात्रि में श्वेत की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये एक प्रमुख लक्षण है जो आपको डायग्नोसिस करने में मदद करेगा। इसके बाद फिर बढ़ी हुई अवस्था में ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और शरीर जो है पेलर हो जाता है, रेड पेलर यानी पीलापन लगता है, और रेड स्पॉट ऑन स्किन, रक्त वर्ण के स्पॉट त्वचा में पाए जा सकते हैं, और बड़ी शीघ्रता से वेट लॉस भी होता है। तो बड़ी एक गंभीर व्याधि है। अगर इसका ट्रीटमेंट गंभीरतापूर्वक न की जाए तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें हम हलीमक, जो पांडु के अंतर्गत वर्णन है, हलीमक यदादु पांडोर वर्ण से आधारित स्यावपीत का बलोत्साह क्षय स्तंदा मंदाग्नितो मृदुजुरः स्त्री हर्ष अंग मर्द से श्वासस्तृष्ण अरुचि भ्रम हलीमकम तदादस विद्यात अनिल पिता। वात पैत्तिक रोग है ये, काफ़ी कुछ लक्षण इससे मिलते जुलते हैं। तो इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उल्लिखित है, जिसका हम प्रयोग बहुत करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जितने भी ब्लड कैंसर के टाइप की कोई डिसीज़ है ब्लड से संबंधित, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें गुड़ुची सुरस से सिद्धित माहिस घृत माने भैंस का घी। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम भैंस का घी लिया आपने, तो 400 ml गुड़ुची सुरस डालना है, और इतना ही 400 ml पानी, और फिर धीरे धीरे इसको पकाना है। जब घृत शेष रहे तब तक इसको पकाना है। ये गुड़ुची सुरस से साधित माहिस घृत हुआ। इसी से आभ्यंतर स्नेहपान कराइए। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद त्रिव्रत 30 ग्राम और आमल की रस 30 ml दोनों को मिला करके विरेचन कराइए। विरेचन कराने के बाद फिर औषधियाँ आप देवें तो बहुत ही लाभप्रद होंगी। गुड़ुची स्वरस क्षीर शायितम माहिषम घृतम सा पवेत त्रिवताम स्निग्धो रसेन आमलकस्तो विरक्तो मधुर प्राय भजेत पित्ताई लापहम। तो ये चिकित्सा करें। रस औषधियों में स्वर्ण सूत शेखर रस, मुक्ता प्रोआल पंचामृत, स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, मुक्ता प्रोआल पंचामृत 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 बार च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को रोगी को दें। अगर गिलोय कहीं मिल जाए आपको तो गिलोय का स्वरस 1 चम्मच सुबह शाम अवश्य पिलाएं। 1 चम्मच गिलोय का रस और 1 चम्मच शहद मिला लें, और इसका पान भी बहुत ही उपयोगी इन डिसीज़ों में, जिस ब्लड और बोन मैरो की डिसीज़ों में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब आइए डॉक्टर प्रीति भट्ट, इन्होंने हिक्का की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। हिक्का का इंस्टेंट इलाज ये है कि प्याज या लहसुन इनका रस निकाल करके 4-4 बूंद 1-1 घंटे में पेशेंट को डालें। आप देखेंगे कि उसी दिन हिक्का की शांति हो जाती है। हिक्का प्रायः जब उदान वायु अपान वायु की विकृति होती है तो हिक हिक करके आवाज़ बाहर निकलती है। मुहुर्मुहु वायु दे सस्नो यकृत प्लिहांत्राणी मुखादि वाक्षपन सघोस्वानासु हे नस्तून यतस्तस्त हिक्केते विधेयते बुधई है। तो इससे थोड़ा हिक्का को शांत करें। इसके अलावा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हिक्का स्वासारितम स्निग्धय आदो सोदय हो पाचरित आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरई है तैरस गृहता श्लेष्मा स्रोता स्वभिविलीते खानी मार्दम आदितो वातानुलोमता। हिक्का और श्वास में वक्ष प्रदेश में तिल तैल और नमक, सेंधा नमक मिला करके उसको कड़कड़ा दीजिए, गर्म कर लीजिए और वक्ष प्रदेश में मालिश करिए। मालिश करने के बाद पत्रपर्णी श्वेत या नाड़ी श्वेत करें। इससे जो कफ जमा हुआ है वो ढीला होता है, उससे रोगी को आराम मिलता है।
और अपान वायु के अनुलोमार्थ नीचे जाने के लिए अनुवासन वस्ती का भी हिक्का में बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप सहचर तेल या दशमूल तेल की 30 ml की मात्रा भोजन के बाद अनुवासन वस्ती या मात्रा वस्ती जिसको कहते हैं वो देवें। इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा सब जानते हैं मयूर पिच्छ भस्म और मुक्तापिष्टि। मयूर पिच्छ भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्तापिष्टि 60 मिलीग्राम। ये पुनः पुनः 1-1 घंटे में चटाएं तो रोगी को निश्चित ही आराम प्राप्त होता है। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया, अनुलोमन कराना है तो विरेचन करा दें। विरेचन से स्थायी रूप से हिक्का में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा ये ध्यान दें कि किसकी वजह से हिक्का हुआ है। कई बार जो है बहुत ही कटु पदार्थ खाने से हिक्का चालू हो जाती है, कई बार तो अपने आप शांत हो जाती है और कई बार जो है बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसे व्यक्ति में जब हिक्का चालू हो जाए तो विस्मयपूर्वक कुछ चीज़ें बताएं, चोरों का डर दिखाएं, पुलिस का डर दिखाएं, कुछ संगीन आरोप उसमें लगाएं ताकि उसका मन जो है दूसरी तरफ जाएगा और हिक्का के रोग में शांति प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर बिंदु गुप्ता, इन्होंने हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। हाइपरटेंशन भी आज बहुत ही कॉमन व्याधि है। निश्चित रूप से हाइपरटेंशन में व्यानवायु, पित्त और वात तीनों दोष ही विकृत होते हैं और कई बार साइलेंट हाइपरटेंशन होता है, लक्षण नहीं होते हैं, पता ही नहीं चलता है। और कई बार जैसे लो बीपी है किसी का तो उसमें भी चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है। और हाइपर टेंशन भी हो जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो भी वही लक्षण मिलते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको डायग्नोस करना। इसलिए प्रतिदिन आप उसका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की जांच करें ताकि आपको पता हो कि हमें क्या करना है। तो इसमें चूँकि जो वेन्स हैं, आर्टरीज है, उसमें प्रेशर बहुत रहता है। प्रेशर को कम करने के लिए विरेचन कर्म इसके लिए श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले आप विरेचन करा दें पेशेंट में। विरेचन कराने के बाद फिर शिरोधारा या शिरोतर्पण, शिरोवस्ती, शिरोधारा और पिचुधारण, ये इसके लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। कम से कम 15 दिन से 20 दिन तक शिरोधारा या पिचुधारण आप रोगी को कराएं। चंदन मललाक्षादि तैल इसके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके बाद है नासा तर्पण, माने नस्य कर्म। नस्य कर्म भी यहाँ देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए नावन नस्य देना चाहिए। 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन षड्बिंदु तैल से 6 बूंद आप देवें। ऐसा 21 दिन तक लगातार दें। 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन वचा तैल से या षड्बिंदु तैल 6-6 बूंद दोनों नासा में डालें। क्रमशः 21 दिन तक ये प्रयोग करें। इससे रोगी को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। औषधियों में एक मेरा प्रसिद्ध योग है जो मैं सब पेशेंट को देता हूँ। इसमें सर्पगंधा चूर्ण 50 ग्राम, गोक्षुर चूर्ण 100 ग्राम और ककड़ी बीज 100 ग्राम, शंखपुष्पी 100 ग्राम। शंखपुष्पी, ककड़ी बीज चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण और सर्पगंधा 50 ग्राम, बाकी 100 ग्राम लेना है। ये मिला के रख लीजिए और पेशेंट को उसकी ब्लड प्रेशर कितना है उसके आधार पे आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 3 या 4 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। इससे पेशेंट में तत्काल आराम प्राप्त होता है। रोगी की अच्छी निद्रा भी आती है इससे योग के लेने से, इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा सर्पगंधा घनबटी, टैबलेट अबाना, ये भी बड़े उपयोगी दोनों ट्रीटमेंट हैं। 2-2 गोली दिन में आप 2 बार दे सकते हैं। और नमक का परहेज़ करें, तली मली चीज़ें न लें। चिंता, शोक, भय, क्रोध, जो मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक रोग हैं, उनसे दूर रहने के लिए बोलें। इसलिए प्राणायाम है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन है, ये रोगी को शवासन भी इसके लिए बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। तो ये औषधियों के साथ साथ ये अपने दिनचर्या में हमको अपनाना चाहिए। हेमाद्री यदु, इन्होंने एक उनका फीमेल पेशेंट है, नाक से बहुत स्राव निकल रहा है, नासा स्राव काफ़ी मात्रा में निकल रहा है, स्नीजिंग भी होती है, प्रतिस्याय भी है और उन्हें वातज प्रतिस्याय डायग्नोस किया है। बिल्कुल वातज प्रतिस्याय के काफ़ी नज़दीक लक्षण हैं। इसके साथ साथ उपरोक्त लक्षण के अलावा वेदना और तोद नासा में मिलता है। नासा प्रदेश में वेदना होती है, तोद भी होता है। इसके अलावा स्वर भेद और सिराशूल के लक्षण भी प्राप्त होते हैं। तो अगर
बहुत पुराना नहीं है, अगर ये 3 महीने के ऊपर हो जाता है तब फिर जीर्ण प्रतिस्याय या पीनस रोग मान करके ट्रीटमेंट करना है। अन्यथा अगर ये 3 महीने के नीचे का है तो आप नस्यकर्म जरूर कराएं। नस्यकर्म में 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। अवपीड़न के लिए इसमें मैंने कई बार बताया है, वचा, विडंग और शिग्रु। वचा, विडंग, शिग्रु, इनको 50-50 ग्राम लेके बारीक चूर्ण बना के रख लीजिए। जिस दिन नस्य देना है उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच निकालिए ये औषधि और थोड़ा पानी डाल के कल्क जैसा जैसे चटनी बनाते हो वैसा बना के रख दीजिए। फिर प्रातःकाल उसको अच्छी तरह मसलिए, छान लीजिए। ये शोधन नस्य है जिसको हम अवपीड़न नस्य कहते हैं। तो 1 दिन आप स्नेह नस्य करें और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न करें। अवपीड़न शोधन प्रकार का नस्य है। अगर सिर्फ शोधन ही करेंगे तो पेशेंट में तकलीफ हो सकती है, इसलिए 2 दिन स्नेह नस्य, तीसरे दिन आप अवपीड़न नस्य पेशेंट में करें 21 दिन तक लगातार। निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, इन तीनों को मिला करके आप ब्राह्मी अवलेह के साथ चटाएं दिन में 2 या 3 बार। बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा एक टैबलेट नीरू से लाती है, सेप्टिलीन टैबलेट है। उपयुक्ता अनुसार आप इसका प्रयोग करें और व्याधि क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें दें, जैसे मैंने बताया ब्रह्मी अवलेह, इसका सेवन जरूर कराएं। एक चरक टैबलेट बनाते हैं एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट, वो भी आप 2 गोली सुबह शाम दें, क्योंकि व्याधि क्षमता जिनका कम है उसमें इस प्रकार की व्याधियाँ प्रारंभ में तो एलर्जिक होती हैं और बाद में ये स्थायी हो जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट करें, निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। एक और नुस्खा है जो हम लोग करते हैं, गरम गाय का दूध हो, उसको गर्म कर लीजिए, करीब 100 ml 1 कप ले लीजिए और यवक क्षार उसमें 250 मिलीग्राम मिला करके दिन में 3-4 बार इसका सेवन करें। इससे भी रोगी का जो नासा स्राव है, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, ये बहुत ही अल्प समय में ही खत्म हो सकता है। इसके अलावा इसमें निरूह वस्ती देकर दोषों का निहरण करना चाहिए। एरंड मूल आदि वस्ती आप 8 वस्ती ही दे दीजिए, एरंड मूल आदि वस्ती, इसमें भी आप स्नेह वस्ती देने की आवश्यकता नहीं है। एरंड मूल आदि वस्ती या माधु तैलिक वस्ती, इन दोनों का प्रयोग दोषों को निकालने के लिए आप कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी है, बड़ा सस्ता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपको मालूम होगा माधु तैलिक मैं कई बार बता चुका हूँ। माधु तैले समय से आता हमको आता है एरंड मूलजाह पलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्धसैंधवस्य फलेन एकेन संयुक्ता खजन चा बिलोड़ता दया सुकोसुनो विजा माधु तैलिक समकर। इसका मैं विधि बता देता हूँ। शहद और तिली तेल, और नहीं तो आप नारायण तेल भी ले सकते हैं, दोनों को बराबर यानी 50-50 ml दोनों ले लीजिए तो 100 ml हो गया। एरंड मूल क्वाथ आप 300 ml बना लीजिए। एरंड मूल क्वाथ 300 ml, 50-50 ml नारायण तेल और शहद, ठीक है। और इसके बाद इसमें सतपुष्पा चूर्ण 20 ग्राम, 1 मदन फल और 10 ग्राम सेंधो, ये कंटेंट्स हैं इसके। तो आप पहले काढ़ा बना लीजिए। मिलाने का तरीका ये है, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात्, जो मदन फल है उसका कल्क बनाना है। तो इस क्रम से वस्ती को आप तैयार करिए। यह है माधु तैलिक वस्ती और बड़ी इजी है और व्यापक बिल्कुल इसमें नहीं होते हैं। इसका प्रयोग आप रोगी में करें। दीपाली अगरकर, इन्होंने फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन गंधक द्रुति का लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। गंधक द्रुति आपको बनाना आना चाहिए, वैसे मार्केट में गंधक तेल के नाम से प्राप्त होता है। इसको बनाने के लिए आप शुद्ध गंधक ले लीजिए और करीब 100 ग्राम, और उसको अच्छा बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें तिली तेल मिलाइए और पीसते जाइए तो ये अवलेह टाइप का हो जाएगा। इसमें 5 ग्राम त्रिकट चूर्ण डाल के फिर उसकी घुटाई करिए, पूरा अवलेह टाइप का गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तब फिर एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, लगभग रूमाल के आकार का, बल्कि उससे छोटा या इतने आकार का समझ लीजिए, और ले करके उसमें एक परत वो औषधि जो आपने बनाई है गंधक का, उसको लेप कर दीजिए। लेप करने के बाद उसको रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद किनारे में, दूसरे किनारे में अच्छी तरह
धागे से बांध लीजिए और पूरे उसमें चारों तरफ लपेट दीजिए ताकि वो औषधि बाहर ना निकले। फिर एक सिरे में तार का टुकड़ा लगा करके टांग दीजिए और उसके ठीक नीचे स्टील का बर्तन रख दीजिए और आग जला दीजिए। नीचे से जलना चालू होगा तो चू चू करके गंधक तेल आपको प्राप्त हो जाएगा। यह है गंधक द्रुति और बहुत ही उपयोगी है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वैद्य वही सफल है जो अपने यहाँ कुछ औषधियाँ बनाता है। कारण कि बाज़ार से जो औषधियाँ मिलती हैं वो उतनी उनमें ये विश्वासपूर्वक आप नहीं कह सकते हैं कि वाकई इसमें सब चीज़ें मिली हुई होंगी। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको स्वयं, जैसे घृत निर्माण है, तैल का निर्माण है, चूर्ण का निर्माण है, ये जो हम बताते हैं हर्बल मेडिसिन का डिकॉक्शन है, ये सब आपको बना के पेशेंट को दें तो इससे आपको प्रॉफिट भी होगा, लाभ भी होगा और पेशेंट को भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये जरूर करें। रस औषधियाँ ठीक है करिए प्रयोग, लेकिन इन हर्बल मेडिसिन का भी प्रयोग आपको करना है। तो एक गंधक द्रुति जहाँ फंगल इन्फेक्शन है, पहले आप नींब पत्र का काढ़ा बनाए के उसको साफ़ करें और जब वो सूख जाए तब गंधक द्रुति लगाएं, उससे निश्चित लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, आर्टिप्लेक्स लोशन और मोहा लोशन ये भी उसमें लगाएं। और एक ज़्यादा खुजली है तो टेक्जिमा टैबलेट आती है चरक की, 2 गोली दिन में 3 बार देवें, उससे खुजली भी रोगी में कम हो सकती है। डॉक्टर विकास महाजन ने योनि कंडू के बारे में जानना चाहा है। योनि कंड में आप पहले नींब पत्र काढ़ा बना के उससे प्रक्षालन करें और उसके पश्चात पंचवल्कल उससे प्रक्षालन करें और इसमें जो जात्यादि तैल है उसका गंडूस, उसका डूस लगावें और एक्सटर्नल बाहर की ओर आप आर्टिप्लेक्स कैप्सूल, आर्टिप्लेक्स लोशन और मोहा, ये दोनों को मिला करके वहाँ नित्य प्रतिदिन दिन में 2-3 बार लगाएं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सर्विसाइटिस जो है ये निश्चित रूप से इन्फेक्शन के द्वारा इस प्रकार की कंडू उत्पन्न होती है। तो इन्फेक्शन ना हो, साफ़ सफाई अधिक हो, ये आप जरूर ध्यान में रखें जिससे यौन कंडे में लाभ प्राप्त होगा। शिल्पा पालस्कर, इन्होंने पूछा है अधिक मात्रा में मुख में सलाइवा निकलना, ये कई बार उल्टी जैसा जिसको लगता है किसी कारण से उससे सलाइवेशन ज़्यादा होने लगता है, लेकिन यदि प्राकृतिक रूप से सलाइवेशन ज़्यादा है तो इसमें फिर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। तो इसमें गंडूस का उपयोग बहुत ही उपयोगी है। गंडूस, और पहले आप शोधन गंडूस लें। शोधन गंडूस के लिए पंचकोल क्वाथ का गंडूस धारण कराएं 1 हफ्ते और उसके बाद फिर ये जो पंचवल्कल क्वाथ है इसका गंडूस कराएं 7 दिन। तो 14 दिन का ट्रीटमेंट आप दें और साथ में इसमें स्वर्ण बसंत मालती, अभ्रक भस्म और तालीसारी चूर्ण। स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, अभ्रक 125 और तालीसारी चूर्ण 2.5 ग्राम, ये दिन में 3-4 बार पेशेंट का सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो मुलैठी, वासा और कंठकारी, मुलैठी, वासा, कंठकारी, इसके काढ़े का सेवन कराएं तो निश्चित रूप से जो सलाइवेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। और जो कच्ची अजवाइन है इसको भी मुंह में डाले रहें बार बार, तो इससे भी काफ़ी रिलीफ प्राप्त होता है। इस तरीके से जो प्रश्न उपस्थित हुए मैंने कोशिश की कि आपको उत्तर प्राप्त हो। नीतू सिंह का एक क्वेश्चन है, अधिक पसीना आता है, स्वेद प्रवृत्ति, रेस्पायरेशन अधिक ज़्यादा होता है, तो इसमें आप विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात षडंग पानी द्रव्यों का जो फांट बनता है, मुस्त, परपट, कोशिर, चन्नोदीच, नागरी, इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। दूसरा, चंद्र प्रभा भट्टी 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ देवें, लगातार दें। इसके अलावा प्रोआल पिष्टी, मुक्ता प्रोआल पंचामृत और गिलोयसत। प्रोआल पिष्टी 250, मुक्ता प्रोआल पंचामृत 125 और प्रोआल पिष्टी 250 मैंने बताई, गिलोयसत 250। इनका सेवन शहद के साथ पेशेंट में कराएं तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। अधिक पसीना आना कुछ दिन, ये क्रॉनिक व्याधि है, 2-4 दिन में ठीक नहीं होगा, लगातार आपको दवाई देना पड़ेगा। अब आइए, हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं। आनंद आयुर्वेद वाले
आर्य फार्मेसी, नवीन जोशी जो कि इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं, मनोरंजन साहू जी, डॉक्टर सुनील रातौरी जो प्रारंभ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज्ञानी पिपासु हैं, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी जो कि NIA में हैं संभवतः, मुडुक्कल वासु, विकास चौधरी, विनय मित्तल, दीपक सोनी, अर्चना जायसवाल, योगेश दत्त शर्मा, नीलम शुक्ला जी, योगेश महाजन, अर्चना वर्मा, कमलेश विश्वास, सुशील जायसवाल, शिखा वर्मा, मनोज अग्रवाल, वंदना पाठक, मधु अरोड़ा, विजय सैनी, रक्षा शुक्ल, सविता पाटिल, KN गंगवार, उषा ताभानी, सुदेश सिंह, संध्या पांडे, विनोद प्रकाश भट्ट, कविता शर्मा, गौरव जी, पंकज शुक्ला, संतोष शर्मा, मेरे मित्र पंचकर्म के प्रैक्टिशनर डॉक्टर विनोद वैरागी, संजय जी, हेमलता जी, हरजीत सिंह, अवनीश भूषण पांडे जी, अजय कीर्ति जैन जो कि प्रोफेसर हैं रोग निदान में उज्जैन में, राज अग्रवाल, मोनिका विजय, मनोज दीवान, अवनिंदर कुमार, वेद पारिक, दीपक सोनी, कैलाश चावला, सुशील जायसवाल जैसे विद्वान हमारे चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, मनोविक्षिप्त जिसको साइजोफ्रेनिया कह सकते हैं, मनोविक्षिप्त जो लक्षण होते हैं वो निश्चित रूप से साइजोफ्रेनिया से मिलते हैं, लेकिन मैंने इस वक्तव्य में साइजोफ्रेनिया को ध्यान में रख के वर्णन किया क्योंकि मनोविक्षिप्त का वर्णन बहुत ही एक लाइन में ही प्राप्त होता है। तो साइजोफ्रेनिया जो हमारे आज की बड़ी एक कठिनतम रोग है, मानसिक रोग है। मनोविक्षिप्त एक अत्यंत गंभीर मानस व्याधि है। पागल के समान आचरण करता है रोगी। ऐसा रोगी धीरे धीरे सामाजिक क्रियाकलापों से कट जाता है, यानी सामाजिक जो कार्य हैं उनसे कट हो जाता है, क्योंकि रोगी का स्वभाव अत्यंत विकृत हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और विकारयुक्त उसका शरीर हो जाता है। इसे ही सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं। इसको कई लोग साइकोसिस भी कहते हैं, लेकिन साइकोसिस के अंतर्गत सिजोफ्रेनिया तो आता ही है, डिमेंशिया का भी अंतर्भाव साइकोसिस में होता है, इसलिए इसको सिजोफ्रेनिया ही कहना उचित होगा। इसके निदानों में मुख्य रूप से सामाजिक तनाव, जो कि आज हर व्यक्ति, आर्थिक दबाव, भागम भाग जीवन शैली और आज तो कोरोना का डर, ये भी एक तनाव बढ़ाता है पेशेंट में। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति में यदि असफल हो जाए, इससे भी सिजोफ्रेनिया हो जाता है। पारिवारिक जीवन उसका ठीक ना हो, पति पत्नी में रिलेशन ठीक ना हो या और कोई घटना परिवार में होती हो, उससे भी व्यक्ति जो है मनोविक्षिप्त हो जाता है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें स्वभाव का बदलना। जब इस सिजोफ्रेनिया नहीं था तब पेशेंट व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन इन उपरोक्त कारणों से कई बार स्वभाव बदल जाता है, कई बार हिंसक प्रवृत्ति वाला हो जाता है। ऐसा रोगी कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। ऐसी जो अलग क्रियाएं हैं अचानक करने लगता है और बिना बातों के, बिना कुछ प्रकरण के बकवास करता है, बेकार की बातें वो बोलता है जो किसी से संबंध नहीं रखती हैं। इस तरह से उसका विचित्र व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो जाता है। धीरे धीरे उसको नींद भी नहीं आती, अनिद्रा ग्रसित हो जाता है और क्रियाहीन हो जाता है, उसको काम ही नहीं कुछ करता है, क्रियाहीन और आत्म केंद्रित, अपने में केंद्रित हो जाता है। उसको बहुत एकांत प्रिय है, अकेला रहना उसको अच्छा लगता है और उसको भय और आतंक हमेशा बना रहता है। उसको लगता है कोई मुझे मार डालेगा, ऐसा उसके मन में विचार, भय और आतंक आते हैं। विस्मय से ग्रसित, जैसे मैंने बताया, डर उसको बहुत लगता है
और उसको लगता है कि मेरी हानि हो जाएगी, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, विवेकहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है काम नहीं करती है। विवेकहीन, साथ में अजीबोगरीब व्यवहार, अजीबोगरीब व्यवहार करता है जो कि आपकी अपेक्षा नहीं है। कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी गाली देना चालू कर देता है, हमेशा बेचैन और व्यग्र रहता है ऐसा व्यक्ति। कभी कभी वो तो आग में या पानी में कूद सकता है, विद्युत के नंगे तारों को पकड़ सकता है, इससे कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मांसपेशियों में या तो कठोरता आ जाती है या कभी कभी शिथिलता आ जाती है। भ्रम में रहकर रहना, भ्रम में हमेशा रहना, उसको हमेशा डर सताते रहता है कि मुझे जेल में भेज दिया जाएगा, मुझे मारने का प्रयास किया जाएगा। तो मिथ्या, और इसके अलावा मिथ्या शब्द कानों में सुनाई देते हैं जो वाकई में वातावरण में नहीं है, लेकिन उसके कानों में मिथ्या शब्द सुनाई देते हैं और बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कभी कभी करने लगता है और विस्मय प्रदर्शन कुछ भी करने लगता है जो आप अपेक्षा नहीं रखते हैं। ऐसे रोगी को हम मनोविक्षिप्त या साइजोफ्रेनिया कह सकते हैं। चिकित्सा में जितने भी मानसिक रोग हैं उसमें संशोधन, जैसे कि अपस्मार में बताया है, तैरावृतानाम हर्षोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादो भिषक कुर्याद कर्म भी बमनाद भी। जितने भी मानस रोग हैं, उन्माद, अपस्मार, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया या और हम साइकोसिस दुनिया भर के होते हैं, उन सब में संशोधन पहले कराना चाहिए। तो आभ्यंतर स्नेहपान कल्याण घर से कराइए या ब्राह्मी घर से, स्वेदन दे के फिर वमन और विरेचन पेशेंट कराइए। बस ये है कि थोड़ा से उसके साथ परिवार के कोई लोग हों जिसकी बात वो मानता है, तभी ये पंचकर्म कराना संभव है। नस्य का प्रयोग इंद्रिय वर्धक नस्य या ब्राह्मी घृत से नस्य, इसमें शोधन नस्य नहीं देना है, स्नेह नस्य ही देना है। और शिरोधारा या पिचु धारण, ये भी महत्वपूर्ण चिकित्सा है। शिरोधारा और पिचु धारण चंदन बलालाग क्षारी तेल या अश्वगंधा बलातय तेल से आप रोगी को करवाएं। तो ये प्रारंभिक चिकित्सा जो संशोधन की है वो जरूर करें। इसके अलावा ऐसे रोगी में सत्वावजय चिकित्सा, रोगी को शांत, एकांत, अच्छे मनोरम स्थान में रखना चाहिए, रमणीय वातावरण उसको प्रदान करना चाहिए, उसमें हर्ष उत्पन्न करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए और सत्व गुण की वृद्धि हो, ऐसे क्रियाकलाप उसके साथ करना चाहिए। दैव व्यापार से चिकित्सा भी इसमें करना है। बलवी मंगलई होमई है, औषध गद धारणी है, सत्याचार तपोगान प्रदान निमावृतई है, देवगो ब्राह्मण आचार गुरु वर्धार्चन रतम। ये प्रक्रियाएं मणि, मंगल, जप, पूजा आदि का आयोजन करें जिससे उसको मानसिक शांति मिले। इसके अलावा कुछ रस औषधियाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, निसंदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला योग है स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, उन्माद गज केसरी 125 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुष्टि 60 मिलीग्राम। ये ऐसे दिन में 2 मात्राएं ब्राह्मी अवलेह के साथ पेशेंट को दें। दूसरा एक योग है उन्माद भंजन रस 125 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है, ऐसी 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ पेशेंट को दें। तीसरा एक योग अनुभूति योग है भूत भैरव रस 125 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुष्टि 60 मिलीग्राम। ये शहद के साथ इसका सेवन कराएं। भूत भैरव रस 125, स्मृति सागर रस 250, मुक्ता पुष्टि 60 मिलीग्राम शहद के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। चूर्ण में अश्वगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, सर्वगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, दोनों को मिला करके पानी के साथ सेवन कराएं। इससे व्यक्ति को नींद भी आएगी और चित्त भी शांत होगा। इसके अलावा एक दूसरा चूर्ण है सारस्वत चूर्ण और जटामांसी चूर्ण। सारस्वत और जटामांसी 2.5 ग्राम दोनों को मिला के दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। और एक महाचैतस घृत आता है, इसको संशमनार्थ 2 चम्मच भोजन के आधा घंटे पहले
गर्म करके कुनकुना करके अनपान उष्ण के साथ प्रातः एवं सायं दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। महाचैतस घृत या कल्याण घृत, एक लक्षणादि घृत भी आता है, इसका भी संशमनार्थ आप प्रयोग करें। लक्षणादि घृत आसोरिष्ट में सारस्वतारिष्ट और बलारिष्ट। सारस्वतारिष्ट 10 ml, बलारिष्ट 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। या चंदनासो 10 ml, अश्वगंधारिष्ट 10 ml और 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। इसके बाद एक और चूर्ण है, अनुभूत चूर्ण है, ये मानसिक रोग में, किसी भी मानसिक रोग में आप दे सकते हैं। ब्राह्मी चूर्ण, शंखपुष्पी चूर्ण और जटामांसी। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इनको प्रत्येक आप 2.5 ग्राम ले लें और इसको सुबह शाम पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा मेध रसायन क्वाथ, ये हर मानस व्याधि में आप दे सकते हैं। शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी, ये काढ़ा बड़ा उपयोगी है, सभी पेशेंट को दें। इसके अलावा मस्तिष्क का प्रयोग करें। मस्तिष्क मैंने आपको खालिद पालित में बताया था, यहाँ मस्तिष्क लगाना है जटामांसी, गिलोय, मुलैठी और अश्वगंधा। जटामांसी, गिलोय, मुलैठी, अश्वगंधा, इनको पानी में अच्छा बारीक पीस लीजिए, पहले चूर्ण बना लीजिए, फिर इसके बाद अच्छी तरह पीस लीजिए और 1 अंगुल मोटा सर में आप लगाएं। बालों को छोटा कर लें तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अगद का प्रयोग करें। अगद जो है मानसिक रोगों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगद क्वाथ, इसमें सरसप, त्रिकटु, वचा, अश्वगंधा। सरसप, त्रिकटु, वचा और अश्वगंधा, ये अगद हैं। इनका काढ़ा दिन में 2-3 बार, 2 बार खाली पेट में जरूर इसका सेवन करें। ये ट्रीटमेंट आप देने से निश्चित है रोगी को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्राणायाम, मेडिटेशन, एकाग्रता डेवलप करने की विधाएं, शवासन आदि भी रोगी को करना चाहिए। और ऐसे आहार विहार जो मानसिक रोग में क्षत उत्पन्न करते हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। शांत वातावरण में आश्वासन, हर्ष उत्पन्न करते रहें और दवाइयाँ दें तो निश्चित रूप से मनोविक्षिप्त में आप जीत पा सकते हैं। साइजोफ्रेनिया आप ठीक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। आप इसी प्रकार जुड़े रहें। कल फिर हम 4 बजे किसी दूसरे विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद।